व्हाट इज अप गाइस। तो आप लोग रेडी हैं रॉबिन्सन क्रूसो के पार्ट 2 के लिए? मेरे हिसाब से मैं इनफ एक टॉपिक तैयार कर रहा हूं जो आप लोगों को बहुत यूजफुल होगा। जिसको भी रॉबिन्सन क्रूसो के रिलेटेड कुछ भी जानना है उसके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो पार्ट 1 आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो जाइए प्रीवियस वीडियो में और जाकर देख कर आइए गाइस। अब हम इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट इधर उधर बिल्कुल फिर नहीं करते। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट से अब शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि रॉबिन्सन पहुंच चुका है एक सुनसान आइलैंड पे। उसके पास वापस जाने का कोई साधन नहीं है। अब उसे अपनी ज़िंदगी यहीं पे गुजारनी है इसी आइलैंड पे। अब वो कैसे यहाँ पे सरवाइव करेगा, तो आइए शुरू करते हैं। He then made a tent first and made fence around it to get protection from wild animals. उसने एक टेंट बनाया। टेंट माने एक छोटा सा टेम्परेरी सा एक घर सा बनाया। उसने उसके चारों ओर एक फेंस लगाया प्रोटेक्शन के लिए। किससे? जंगली जानवरों से। क्योंकि देखो वीरान आइलैंड था, आइलैंड में जंगल भी था, जंगल में तो जंगली जानवर भी होते हैं तो वो अटैक कर सकते थे। इसी कारण से उसने एक फेंस बना दिया अपने घर के आसपास। स्लोली ही डेवलप्ड हिज रेसिडेंस। धीरे धीरे उसने अपने घर को, अपने रहने की जगह को और डेवलप किया, उसमें और मॉडिफिकेशंस लेके आया। ही मेड वेपन्स फ्रॉम वॉट एवर ही फाउंड। उसको जो कुछ भी मिला जंगल में, जो कुछ भी लक्कड़ मिले, पत्थर मिले, हड्डियाँ मिली, जो कुछ भी मिला उससे उसने वेपन्स, हथियार बनाए। He made a wooden cross so that he could mark on it the time he spent on the island. अब उसने एक वुडन क्रॉस बनाया, लक्कड़ का एक क्रॉस टाइप बनाया, ताकि उस पर वो टाइम मार्क कर सके कि कितना टाइम उसने इस आइलैंड पे स्पेंड कर लिया, ताकि वो ट्रैक ऑफ टाइम रख सके। देखिए इससे पता चलता है कि रॉबिन्सन के पास इतना दिमाग था कि उसने इतना सोचा कि भैया मैं तो डेट में कंफ्यूज कर जाऊंगा, मैं टाइम में कंफ्यूज कर जाऊंगा, क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे को अपना टाइम बिताया हुआ यहाँ पे टाइम मेरे पास उसका कुछ रिकॉर्ड रहे। ही मेड अ ह्यूज वॉल अराउंड हिज रेसिडेंस। फिर धीरे धीरे उसने एक बड़ी सी दीवार बना ली अपने घर के आसपास। ही ब्रॉट पेन एंड पेपर ऑन विच ही रोट हिज डेली लॉग। फिर वो एक पेन लेके आया और पेपर लेके आया जिस पे उसने अपनी डेली लॉग लिखी। तो दोस्तों यहाँ से उसने शुरू किया है अपनी नॉवल को लिखना। ठीक है, देखिए ये जो नॉवल है ना, ये एक्चुअली एक ट्रैवल लॉग टाइप पे है। ट्रैवल लॉग मतलब अपने सफ़र में हमने क्या क्या किया, हम ट्रैवल लॉग पे वो लिखते हैं। ये एक ऑटोबायोग्राफी टाइप भी है और ये ट्रैवलॉग फॉर्म में है। ट्रैवलॉग फॉर्म मतलब मेरे सफ़र में ये हुआ, मैंने सफ़र में ये किया, ये हुआ, अपने सफ़र के बारे में लिखते हैं, यानी ट्रैवलॉग। और ये एक ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं, यानी खुद के बारे में लिखना। बायोग्राफी कोई और लिखता है हमारे लिए और ऑटोबायोग्राफी हम खुद के बारे में खुद लिखते हैं। He was wandering in forest and found rice and barley growth. वो फॉरेस्ट में ऐसे ही घूम रहा था और उसको दिखा कि यार यहाँ पे चावल और बार्ले उगा हुआ है। तो उसने राइस और बार्ले ग्रोथ निकाला, उसमें से थोड़े से बीज निकाले और उनको कल्टीवेट करना शुरू किया। उसने सोचा भैया ये तो भगवान की ग्रेस है, ये तो गॉड्स ग्रेस है, भगवान का बड़प्पन है कि उसने मेरे को ये सब दिलवा दिया ताकि मैं भूखा ना मरूं। उसके बाद एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आया। ये उसकी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल कर गया। उस अर्थक्वेक ने उसके रेसिडेंस, उसके घर को तोड़ फोड़ डाला। उसके बाद वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया और सो भी नहीं पाता, क्योंकि इतना बीमार था, बीमारी में दर्द के कारण वो नहीं सो पा रहा था। उसका घर भी टूट फूट गया था। अच्छा, फिर एक बार ना उसको सपना आया कि एंजल्स ऑफ डेथ यानी मौत के फरिश्ते उसके पास आए और उन्होंने बोला तू तो हेल जाएगा क्योंकि तूने कभी भगवान को सही से पूजा ही नहीं, तूने कभी भगवान की पूजा ही नहीं की यार, तूने कभी भगवान को याद ही नहीं किया। और दोस्तों भगवान की पूजा, जिसने हमको सब कुछ दिया है, उसकी पूजा नहीं करेंगे, उससे बातें नहीं करेंगे, उसको याद नहीं करेंगे तो उसको तो बुरा लगेगा ना यार, किसी को भी बुरा लगेगा। तो इसीलिए भगवान को पूजना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबको कह रहा हूँ भगवान को पूजिए, किसी भी फॉर्म में पूजिए, लेकिन पूजिए, बहुत ज़रूरी है। रॉबिन्सन देन रियलाइज्ड दैट ही हैज़ बिकम वेरी अनरिलीजियस। उसको रियलाइज़ हुआ यार सही बात है, मैं तो भगवान से बहुत दूर हो चुका हूँ। He then decided to read the Bible he brought from the ship every day one page.
उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मैं ना यार अब से रोज़ बाइबल पढ़ूंगा, हर रोज़ एक एक पेज पढ़ूंगा। इससे क्या होगा, मैं भगवान से भी जुड़ा रहूंगा और मैं बोर भी नहीं होऊंगा और मेरे को नॉलेज भी मिलेगी। ठीक है, मतलब एक तीर से तीन तीन निशाने, मतलब भगवान से जुड़ा भी रहेगा वो, उसका रिलीजियस बेंड ऑफ माइंड भी ठीक रहेगा, उसको नॉलेज भी मिलेगी बाइबल से, क्योंकि ऑफ कोर्स बाइबल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, बहुत ही नॉलेजेबल ज्ञान वाली चीज़ें दी गई हैं, जिससे आपको बहुत सारा नॉलेज और विजडम मिलेगा। और उसको इससे एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, क्योंकि देखो बाइबल में बहुत स्टोरीज हैं, बहुत स्टोरीज, जिससे आप सीखेंगे भी और आपको इंटरेस्ट भी बनेगा बाइबल पढ़ने में। आफ्टर रीडिंग बाइबल हिज हेल्थ स्टार्टेड रिकवरिंग, दिस इंक्रीज्ड हिज फेथ इन क्रिश्चियनिटी। अब वो बाइबल पढ़ना उसने शुरू किया, इससे उसकी सेहत ठीक होने लग गई और उसका क्रिश्चियनिटी में, उसके धर्म में और भरोसा बढ़ने लग गया कि हाँ यार, मैं भगवान को याद करने लगा तो सच्ची में मेरे को भगवान ने ठीक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसको ये महसूस होने लग गया कि भैया चलो अच्छा ही है कि मैं इस आइलैंड में आके फंस गया, कि मैं इस आइलैंड में आ गया, क्योंकि असल में मैं इस आइलैंड में आके फंसा नहीं हूँ, यहाँ पे एक सुकून भरी पीसफुल ज़िंदगी जी रहा हूँ, शहर के हसल बसल, शोर शराबे, भीड़ भाड़ से दूर, टेंशन से दूर। उसने वाइल्ड को डिस्कवर करना शुरू कर दिया, यानी उसने ना जंगली जानवरों को, जंगली पत्तों को, जंगली पौधों को, उनकी नॉलेज लेना शुरू कर दिया। और उसको कहीं कहीं पे तो फलदार पेड़ भी मिले जहाँ से वो फल ले सकता था, और उसने उन्हीं के पास में एक शेल्टर बना लिया, एक अलग सा घर बना लिया अपना। अब देखो वो वहाँ पे रहने लग गया, उसको खाने पीने का सिस्टम सॉर्ट हो गया, उसको रहने का सिस्टम सॉर्ट हो गया। तो अब रह क्या गया, एनिवर्सरी। तो जब उसको वहाँ पे आए 1 साल पूरा हुआ, उसने फास्ट रखा, फास्ट यानी व्रत, उसने व्रत रखा और भगवान से प्रे की कि भगवान शुक्रिया आपने मेरे को इस आइलैंड पे लेके आया और आपने मेरे को इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। ही देन सॉ अ पीस ऑफ लैंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ आइलैंड। तो एक बार वो ऐसे ही टहलता जा रहा था, उसको वहाँ पे ना आइलैंड के ऑपोजिट साइड पे एक और आइलैंड दिखा, एक और पीस ऑफ लैंड दिखा, बीच में समुद्र था और उसको बीच में एक और पीस ऑफ लैंड दिखा। उसने कई बार कोशिशें की कि मैं इस आइलैंड को छोड़ सकूं, छोड़ सकूं, छोड़ सकूं, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता। तो उसने अब तो क्रॉप्स उगाना भी सीख लिया और उनको कैसे प्रोसेस करके उसका आटा कैसे बनाना है, उसके बाद उसको फर्दर खाना कैसे बनाना है ये सीख लिया। उसने बर्तन बनाने सीख लिए, उसने सब कुछ सीख लिया। तो उसकी लाइफ यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हो चुकी थी, बहुत खुशनुमा ज़िंदगी जीने लग गया था। ही स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली। ही मेड अ स्मॉल बोट टू रोम अराउंड द आइलैंड। उसने एक छोटी सी नाव बनाई जिससे वो आइलैंड के आसपास घूम सके। उसके बाद एक और भयंकर तूफान आया और वो उसको भी दूर धकेलने वाला था। वो ऑलमोस्ट उस आइलैंड से दूर धकेल जाता और ओशन में पता नहीं कहाँ मंडराता फिरता, लेकिन किसी तरीके से वो आइलैंड पे वापस आ गया और उसने डिसाइड कर लिया कि यार अब तो मेरे को समुद्र में, सी में जाना ही नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो तो वो शिपरेक से कुछ सामान लेके आया था, अपने टूटे फूटे शिप से कुछ सामान लेके आया था। तो उनमें से वो गन और बारूद भी लेके आया था, गोली बारूद लेके आया था, गन और एमो। ठीक है, तो उसने अपने गन से शीप को हंट करना शुरू किया। उसने क्या किया ना, वो जाता और शिकार करता भेड़ों का, लेकिन उसको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने एमो को ऐसे वेस्ट ना करूं, इसको अपनी प्रोटेक्शन किसी और काम के लिए बचा के रखूं, इसको प्रिजर्व करके रखूं और इन शीप को पालना शुरू कर दूं, इनको मैं ग्रेस करना शुरू कर दूं, इनको मैं ब्रीड करता हूँ, इनसे और शीप आएंगी, इनसे मेरे को कपड़ा मिलेगा, वूल मिलेगा, इनसे मेरे को दूध मिल सकता है, तो मेरे को इनका कुछ और यूज़ करना चाहिए। और अब तो उसको खाने पीने के लिए मीट की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब वो क्रॉप्स उगा सकता है। तो कुछ टाइम बाद ना यार उसको आइलैंड के ऊपर, मिट्टी के ऊपर उसको बड़े बड़े पैरों के निशान दिखे। उसको लगा ये पक्का कैनिबल्स हैं। कैनिबल्स यानी आदि मानव, जो कि इंसानों को काट के, कुछ भी काट के खा जाते हैं, वो हैं। वो उनको देख के डर गया और फटाफट अपने टेंट में जाके छिप गया। वो बहुत टाइम तक उसी टेंट में छिपा रहा और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो बाहर निकला और फिर अपनी आम जिंदगी जीना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ टाइम और गुजरा, उसने देखा कि आदि मानव जो है ना, जो कैनिबल्स हैं, वो और प्रिजनर्स को लेके आए आइलैंड के ऊपर
और वो आग के आसपास नाच रहे हैं और उसके देखते ही देखते उन्होंने उन प्रिजनर्स को मारा, उन प्रिजनर्स को मार के खा गए। जी हाँ, यही तो कैनिबल्स हैं। इसलिए तो रॉबिन्सन कैनिबल्स उन आदि मानवों से डरता था। ही देन डिसाइडेड टू यूज हिज असॉल्ट ऑन देम। फिर उसने फैसला किया, मेरे पास जो गन है, मेरे पास जो हथियार है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा उन कैनिबल्स पे जो कि इंसानों पे जुल्म करते हैं, उन्हें खा जाते हैं। उसके बाद उसने बाइबल पढ़ी और बाइबल पढ़ के उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कैनिबल्स को मारना मेरे लिए पाप होगा, तो मुझे उन्हें नहीं मारना चाहिए। अब रॉबिन्सन को 23 साल हो चुके थे आइलैंड पे, 23 ईयर्स। उसने इस आइलैंड से निकलने का कोई भी आस, कोई भी इरादा छोड़ दिया था। अब क्या था ना यार, रॉबिन्सन को ना धीरे धीरे अकेलापन फील होने लग गया था। कोई बंदा कितने टाइम तक अकेला रह सकता है? ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग एंड ही नीड्स सोशल कम्युनिकेशन टू सर्वाइव। तो वो उदास होने लग गया था, अकेलापन फील करने लग गया था। एक बार ना वो सुबह उठा, उसको पास में एक शिपरेक दिखा, एक और टूटा हुआ शिप जो कि उसके आइलैंड के पास आके उजड़ के पड़ा हुआ था। तो वो उसके पास गया, उसको लगा, उसको आस बनी कि यार शायद यहाँ से मेरे को एक और साथी मिल जाए जो मेरे साथ इस आइलैंड पे रहे, मुझसे बातें करें। बट उसे कोई भी नहीं मिला, इससे वो और निराश हो गया। उसके बाद ना उसने सोचा कि अब मेरे को बस यहाँ से निकलना है, अब मेरे से इस आइलैंड पे पता नहीं क्यों नहीं रहा नहीं जा रहा बस मेरे से। इस चीज़ के कुछ समय बाद ही उसे फिर आदि मानव दिखे जो कि दो लोगों को पकड़ कर लेके आ रहे थे। उनमें से एक भागता हुआ रॉबिन्सन के पास आया और रॉबिन्सन को बोला कि भाई प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार देंगे, मुझे मार के खा जाएंगे। तो रॉबिन्सन ने उन कैनिबल्स को मार दिया और उसकी हेल्प कर दी। और जिस शख्स को रॉबिन्सन ने बचाया था उसने डिसाइड किया कि अब से मैं रॉबिन्सन का नौकर बन के रहूँगा, और रॉबिन्सन ने उसका नाम फ्राइडे रख दिया क्योंकि वो बंदा रॉबिन्सन को फ्राइडे को ही मिला था। अब फ्राइडे किसी और जगह से था, तो रॉबिन्सन बाइबल पढ़ के और उसको बोल बोल के इंग्लिश सिखाने की कोशिश करता था, उसको क्रिश्चियनिटी सिखाने की कोशिश करता था। कुछ टाइम बाद फ्राइडे ने बताया उसे कि मैं भी पास ही के किसी आइलैंड में रहता हूँ और हम वहाँ पे एक बोट बना के जा सकते हैं। उसके बाद फ्राइडे ने रॉबिन्सन को बताया कि उसके आइलैंड पे कुछ यूरोपियंस आए हुए हैं, कुछ यूरोपियंस जिनकी शिप डूब गई थी, वो अब उनके आइलैंड पे रहते हैं। तो रॉबिन्सन को लगा कि ये ज़रूर वही होंगे जिनका शिपरेक होके मेरे आइलैंड पे आ गया था। अब रॉबिन्सन सोचता है कि मैं फ्राइडे के लिए ना एक बोट बनाता हूँ जिस पे ये बेचारा अपने घर पे वापस चला जाए। लेकिन फ्राइडे साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं जाऊंगा तो मास्टर आपके साथ ही जाऊंगा, आपके बिना नहीं जाने वाला। फ्राइडे ना रॉबिन्सन को मास्टर कहता था क्योंकि रॉबिन्सन ने इनको सिखाया कि तुम मुझे मास्टर बोला करो। अब इसमें रॉबिन्सन का कौन सा फेस शो होता है ये आप लोग खुद सोचिए। क्या रॉबिन्सन घमंडी था? क्या रॉबिन्सन में एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था? क्या था ये आप खुद सोचिए। फ्राइडे रॉबिन्सन पे जोर डालता रहा कि सर प्लीज़ आप मेरे साथ आइए, मास्टर आप मेरे साथ आइए, मास्टर आप मेरे साथ आइए। तो रॉबिन्सन मान गया कि चलो फ्राइडे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे आइलैंड पे चलता हूँ। अब इससे पहले कि वो लोग बोट बना पाते, वहाँ पे कुछ और आदि मानव आ गए। चलिए, आदि मानव रिटर्न्स बैक। यार इन आदि मानवों को चैन ही नहीं है, बेचारे रॉबिन्सन की लाइफ में घुसे ही जा रहे हैं, घुसे ही जा रहे हैं। इस बार ये आदि मानव कुछ यूरोपियंस को लेके आए थे और कुछ उसी एरिया के, उन्हीं आसपास के आइलैंड्स के नेटिव्स को लेके आए थे। अब क्या होगा? क्या रॉबिन्सन फिर से उन यूरोपियंस को बचा पाएगा? क्या रॉबिन्सन खुद बच पाएगा या इस बार वो भी शिकार हो जाएगा? क्या रॉबिन्सन पॉसिबली कभी भी इस आइलैंड को छोड़ पाएगा? क्योंकि हर रास्ते कुछ ना कुछ मुसीबतें आई जा रही हैं। तो चलिए जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हम इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपने इस पार्ट को एंजॉय किया हो। अब वेट करते हैं पार्ट नंबर 3 का।